हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में दो रूल हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ है और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या है कि किसी भी नोड पे, जैसे मान लीजिए कोई नोड हो गया और किसी भी नोड पे करंट मान लीजिए I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है I4 और I3। तो जितने भी इनकमिंग करंट हैं वह इक्वल टू होगा आउटगोइंग करंट के। मतलब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। या अगर हम लोग एक साथ साइन में कहें तो इनकमिंग को अगर हम लोग प्लस में लेते हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्लस ये दोनों निगेटिव जो है दूसरी तरफ चले जाएंगे और ये I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो इसको कहेंगे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और यहाँ पे हम इसकी बेस पर क्या बोल सकते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ करंट इज 0। अलजेब्राइक सम ऑफ करंट इज 0। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बेस पर हम लोग देखिए इसको वेल डिफाइंड तरीके से कैसे ले सकते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब यहाँ करंट I1 है, I2 है और I4 है, नोड की तरफ आ रहे हैं, और I3 और I5 बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 और I3 बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस I3 प्लस I4 अंदर की तरफ आ रहा है प्लस I4, और फिर I5 बाहर की तरफ जा रहा है माइनस I5 इक्वल टू 0। या I1 प्लस I2 प्लस I4 एक तरफ और I3 और I5 जो माइनस वाले हैं दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो I3 प्लस I5 इज इक्वल टू 0 उधर उस साइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो होगा आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है, करंट ये नोड है, इस पे जितने भी करंट नोड की तरफ आ रहे हैं उन सबको हम लोग अगर प्लस ले लें, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 सब प्लस में ले लें, और जो नोड से बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको माइनस में ले लें, तो उन सब का अलजेब्राइक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ द करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन, जिसको हम लोग नोड बोल रहे हैं, मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। मतलब I एग्जिस्टिंग I exiting प्लस I entering इज इक्वल टू 0। I exiting प्लस I entering इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सिग्मा I इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, कोई डाउट है इतने में? तो यहाँ पर हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ कंप्लीट होता है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक बार और हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखिए, तो किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने बताया कि जितने भी इनकमिंग करंट होंगे जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो निगेटिव। इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि जो अंदर की तरफ आ रहे हैं उनको नेगेटिव कर दें और जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको पॉजिटिव कर दें, तो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो I1 अंदर की तरफ आ रहा है और I4 अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों पॉजिटिव, और इसके अलावा जितने भी हैं बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मेन समराइज देखिए क्या होगा कि जितने भी करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं उन सबको पॉजिटिव ले लेंगे और जितने भी बाहर की तरफ जा रहे हैं उन सबको नेगेटिव ले लेंगे।
ठीक है। तो जब इनको नेगेटिव ले लेंगे बाहर की तरफ अंदर की तरफ पॉजिटिव, तो इन सब का क्या I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें हमने समझा दिया, बार बार वही सारी चीज़ें हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज 0। इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन में ध्यान रखेंगे कि इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। तो ये इसके साइन कन्वेंशन के रूल है। किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया, तो किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखिए क्या होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में इस प्रकार से मान लीजिए एक सर्किट हो गया जिसमें क्या है, कुछ सेल लगे हुए हैं, यहाँ भी सेल लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस इस प्रकार से इस पे एडजस्ट है। तो इस सेल से और इस सेल से जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए यह सेल E2 है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ I2, इस प्रकार से यहाँ जा रहा है I2 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये E1 से करंट आ गया I1, यहाँ से करंट आ गया यहाँ से जो करंट निकला उसको हम लोग I1 मान लिए। तो I1 और I2 दोनों मिल करके अब इस पाथ में आ गए, इस पाथ में आ गए, मतलब ये दोनों हो गया I1 प्लस I2, यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर यहाँ आएगा और यहाँ से ये जो है I1 फिर सेल E1 की तरफ चला जाएगा और I2 सेल E2 की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार से एक क्लोज पाथ ए कंप्लीट हुआ और एक क्लोज पाथ ए कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इन क्लोज पाथ में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उन सब का अलजेब्राइक सम 0 होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप मतलब से कि जो हम लोगों ने लगाया है EMF E1 और E2 ये वोल्टेज, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR से, तो उन सब का अलजेब्राइक सम 0 होगा, ठीक है। तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द potential drop and EMF along the any closed path in a electrical network is always 0। तो इस चीज को हम लोग करके अभी कैसे समझेंगे देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना है साइन का, कि हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे और कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए कि एक तो अगर हम मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है क्या है? E1 है। ये जो वोल्टेज है वो क्या है? E1 है। तो हम लोग अगर इस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज E1 है, ये पॉजिटिव ले लेंगे। फिर करंट हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मगर हम जा रहे हैं इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे माइनस I1 R1, ये हो गया। फिर यहाँ से आएंगे और वापस इसकी तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे R2 है और हमारा करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में? करंट तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि ये भी जो अपोजिट हो गया तो माइनस R2 और ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा और इन सब का अलजेब्राइक सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ने जो समझाया कि ये जो हो रहा है, ये हम लोगों ने जो लिया है कि डेल्टा V सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0, मतलब जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा
और जितने भी ईएमएफ होंगे उन सब का अलजेब्राइक सम 0 होगा, और उसके बेस पर इनको कैसे लिख सकते हैं। मगर यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है, बट यहाँ पे प्लस लिया, तो कैसे प्लस लेना है, कैसे माइनस लेना है, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। तो आगे हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे और इजीली इसके क्वेश्चन को लगा पाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन में मोस्टली ये 4 रूल हैं, इसके 4 रूल्स हैं। फर्स्ट है, जैसा कि अभी हमने समझाया है कि द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी ट्रांसफर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमने बताया कि अभी हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं या सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा सेल इधर पहले पॉजिटिव पड़ रहा है और बाद में नेगेटिव पड़ रहा है, मतलब हम सेल के हिसाब से अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और वही अगर मान लीजिए कि सेल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ईएमएफ किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। कब, जब हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और हमारा सेल पहले पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, उल्टा हो गया तो ये नेगेटिव ईएमएफ ले लेंगे। ये 2 रूल क्लियर हुआ। इसी प्रकार उसमें जो सर्किट अभी आपने पीछे देखा उसमें जो रेजिस्टेंस होंगे उस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V = IR से, V = IR से, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमारा करंट मान लीजिए कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी क्लॉकवाइज जा रहे थे, क्लॉकवाइज जा रहे थे मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। मगर करंट हम लोग जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन, उल्टा, तब यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR वो नेगेटिव लेंगे। तो मोस्टली ये 4 रूल हैं जो डिसाइड करते हैं कि ईएमएफ में कब पॉजिटिव लेना है और आर के केस में कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 4 रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार हम लोग फिर से बता दे रहे हैं, अगर सेल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ न बढ़कर उससे अपोजिट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ईएमएफ नेगेटिव लेंगे। और अगर वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस R है और R रेजिस्टेंस पर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब IR पॉजिटिव लेंगे। और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लूप में, तो करंट पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे। तो ये 4 कन्वेंशन साइन कन्वेंशन रूल है जिसकी हेल्प से हम लोग प्लस या माइनस लगाएंगे। तो यही दोनों चीज़ें का समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बेस पर साइन कन्वेंशन का यूज करके और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके किस प्रकार से हम किसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर ये सर्किट था कंप्लीट, जिसमें एक लूप हमारा हो गया A B C A और दूसरा लूप हो गया A D C A। 2 लूप हो गए। मान लीजिए इस लूप में हम लोग किधर जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं, इधर इस साइड में जा रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। उसी लूप को हम लोग अलग से मान लीजिए यहाँ बना लिए कि कंफ्यूजन ना हो, उसको वहां से उठा के यहाँ हमने बना लिया। तो इस लूप में देखिए ध्यान से क्या करना है, वोल्टेज हम जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा,
हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसलिए E1 को रख देंगे पॉजिटिव, E1 को क्या रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे। ठीक है, इसके बाद करंट जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में करंट इधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, मतलब कि करंट के उल्टा डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -I1R1। समझ में आ गया। अब फिर ऐसे आते आते एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे किस तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और करंट किधर से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी अपोजिट है, इसलिए -I1 + I2 × R2, और उन सब का अलजेब्राइक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो किरचॉफ लॉ बोलता है कि टोटल EMF एंड उसके टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होंगे उन सब का अलजेब्राइक सम 0 होगा, और इस प्रकार से हम लोग प्लस और माइनस लेंगे साइन कन्वेंशन के बेस पे। तो ये हमारा एक लूप पूरा हुआ। दूसरा लूप आपको हम करके दिखा देते हैं। अगर दूसरा लूप हम बात करें, फॉर लूप A C D A, इस लूप की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इस लूप में देखिए हम जा रहे हैं किधर, क्लॉकवाइज। अब इस लूप में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग ऐसे अगर जा रहे हैं और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसको ले लेंगे +I1 I2, तो +I1 + I2, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, ये प्लस हो गया। क्लियर। फिर वापस देखिए हम लोग कैसे जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको भी प्लस ले लेंगे, +I2 R3, I2 R3। अब यहाँ पर देखिए सेल के कंडीशन में, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएंगे तो हमने बताया था कि EMF को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो EMF को पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर हमको EMF को नेगेटिव लगाना होगा, तो -E2 लेंगे, और = अलजेब्राइक सम 0 होता है। तो ये हो गया हमारा इस लूप के लिए ACDA के लिए, और ये हो गया लूप ABCA के लिए। इस प्रकार से दोनों लूप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसके बेस पे हम लोग किरचॉफ लॉ बहुत अच्छे से समझ लिए, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 2 बैटरीज E1 and E2 having EMF 6 volt and 2 volt respectively and internal resistance 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel across a 5 ohm resistor. Calculate first current through each battery and terminal voltage. तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 दो EMF है, बैटरीज हैं, इनके EMF है 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम और 2 ओम और 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, और इसके पैरेलल में इसके क्रॉस एक 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया है। तो करंट थ्रू ईच बैटरी, मतलब इस बैटरी से कितना करंट पास होगा और इस बैटरी से करंट कितना पास होगा, मतलब हमको I1 और I2 निकालना है। क्या निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है। यहाँ तक ध्यान दीजिए, I1 और I2 निकालना है, और इसके अलावा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो चलिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लूप लेंगे। कैसे लेंगे, एक लूप हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया। जब ये क्लॉकवाइज हो गया तो देखिए यहाँ 2 ओम है, और यहाँ पर बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए
2i1 माइनस 2i1, मतलब ओम रेजिस्टेंस हो गया 2 और करंट हो गया i1, V इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 2i1। इसके बाद ये सेल हो गया, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसको प्लस में ले लेंगे, प्लस 6 वोल्ट, प्लस 6 वोल्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से हो गया प्लस 6 वोल्ट। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर जो ये बैटरी लगा है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ले लेंगे, अभी बता नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे -2 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर बढ़ेंगे तो करंट भी I2 इधर ही जा रहा, हम भी देखिए क्लॉकवाइज के हिसाब से इधर ही जा रहे हैं, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +3 × I2, +3I2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए 3I2 -2I1 और 6 में से 2 गया 4, +4 हो गया, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। या हम लोग इसको उस साइड में अगर ले जाते हैं, इसको दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू -4, और ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया फर्स्ट लूप की बात, ये हमारा फर्स्ट लूप है। इसी प्रकार सेकेंड लूप में देखिए, सेकेंड लूप हमारा ये हो गया, हम अगर इस प्रकार से इसमें जा रहे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर लूप CDEFHB, इस लूप का नाम दे देंगे CDFHC नाम दे दीजिए आप लोग अपने से, क्लियर। तो इस लूप में हम लोगों ने निकाल दिया। अब सेकेंड जो लूप है वह है क्या, EGAB, फॉर लूप EGA फॉर लूप EGAB। तो इस लूप में देखिए, ध्यान दीजिए क्या होगा, इस लूप में हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, इस लूप में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 3 ओम रजिस्टर। हम जा रहे हैं इस तरफ क्लॉकवाइज, देखिए इधर ऐसे जा रहे हैं, और करंट जा रहा है इस तरफ, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे -3I2। अब आ गया, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बैटरी आ गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर हो गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये लास्ट में नेगेटिव शुरू में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 वोल्ट। इसके बाद इसके पाथ में क्या आएगा, 5 ओम का रजिस्टर आएगा, तो 5 ओम का रजिस्टर आएगा, करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं किसके, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -5, अब ब्रैकेट में हो जाएगा I1 + I2 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5I1, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे, -5I1, यहाँ -5I2 और -3I2,
माइनस 8i2 हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से ये हम लोग दो इक्वेशन बना लिए दो लूप में। ये लूप फर्स्ट हो गया और ये लूप सेकेंड हो गया। दोनों लूप से हमने दो इक्वेशन बना लिए। इतना समझ में आ गया। ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन हो गया ये और एक इक्वेशन हो गया ये। दो इक्वेशन हो गए। दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर देना है तो I1 I2 करंट आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख दें तो प्लस 2i1 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हम लोगों ने जो यहाँ इक्वेशन बनाया था 2, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया। तो प्लस 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन 5i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2। 5i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि हम अगर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दें 8 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें 3 से और उसके बाद इसको ऐड कर दें, तो देखिए क्या होगा। इसमें 8 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16i1 माइनस 8 3 जा 24i2 इक्वल टू 8 4 जा 32। और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15i1 प्लस 8 3 जा 24i2 इज इक्वल टू 6 हो गया। और इसको हम लोग इजीली ऐड कर दें तो यह i2 वाले टर्म कट जाएंगे और 15 और 16 31i1 इज इक्वल टू 32 प्लस 6 38 हो जाएगा। तो यहाँ से i1 की वैल्यू 38/31 आ जाएगा। i1 आ गया। इसी प्रकार से हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में पुट कर दे i1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू i1 की वैल्यू 38/31 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2। तो इसी यहाँ से हम लोग सॉल्व करके i2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। i2 की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्व करके i2 की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम लोग डेसिमल बदल तो 1.23 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में रखते हैं 1.23, ये आ जाएगा -0.52। तो इस प्रकार से i1 और i2 हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट था तो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये तो बैटरी वाला पोर्शन और उसका ईएमएफ वगैरह हो गया, और करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से।
तो बैटरी के दोनों ये रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल होगा। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। तो I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई है, तो इसको हम लोग ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू जो रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 5 ओम है। तो I1 की वैल्यू आ जाएगा 1.23 माइनस 0.52 इंटू R की वैल्यू 5 ओम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को। तो समझ में आया, उम्मीद है कि आपको किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन लगाने अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक हम लोग और देख लेते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हीट स्टोन ब्रिज अभी हमने नहीं पढ़ाया, तो हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। हीट स्टोन का कंसेप्ट बताने के बाद हम लोग अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।